कुश्ती की चादर तैयार है। आज बहुत ही डरावना होने वाला है। ये मेरे हुडी के रंग से भी मेल खाता है। कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। आज हम मध्यकाल के अंधेरे कोनों की यात्रा पर निकलते हैं, जहां न्याय अक्सर एक ऐसे तरीके से लागू किया गया जो आज हमें हैरान कर देता है। शूरवीरों और राजाओं के भव्य पर्दे के पीछे। नहीं नहीं नहीं, ये भव्य नहीं था। प्लेग, यातना, मध्यकाल भयानक था और मैं वहां नहीं जीना चाहता। सड़कों पर गंदगी नहीं, ये दिखावा नहीं था। शूरवीर, शानदार नहीं, ये तो सड़ांत और भयानक था। एक अंधेरी वास्तविकता छिपी हुई थी। हम आज यातना कक्षों और फांसी के स्थलों की गहराइयों में उतरेंगे ताकि उन परेशान करने वाली प्रथाओं का पता लगा सकें जो मध्यकाल में व्याप्त थीं। बर्फीले तलवारों से लेकर दंड की दर्दनाक विधियों तक अतीत ने हमें कुछ डरावनी कहानियां छोड़ दी हैं। 2001 हम अब मिलकर मध्यकाल के साए में झांकते हैं और वहां छिपे हुए अंधेरे रहस्यों को उजागर करते हैं। हाँ दोस्तों, बालजिफर मूल वीडियो विवरण में है। फाल खींचना यह एक बहुत ही भयानक और प्रभावी यातना विधि थी। यहाँ लगभग 100% गारंटी थी कि कबूलनामा होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह कबूलनामा सच्चाई के अनुरूप था। शायद यह भयानक दर्द से भागने का एक तरीका था। यह फाल खींचना के समान था। हाँ, उन्होंने कुछ कहा ताकि मुख्य बात बाहर आ सके। उन्हें पीड़ा हो रही थी। वे कबूलनामा चाहते हैं। ये किसी को मारने के लिए नहीं होता, बल्कि कबूलनामा प्राप्त करने के लिए होता है। लेकिन जब उन्होंने कबूल कर लिया तो उसके बाद भी उन्हें यातना दी गई, क्योंकि उन्होंने कबूल किया। तो ये सब कुछ भी ज्यादा फायदेमंद नहीं था। बस यहाँ एक बड़ा गिरावट स्थापित करना आवश्यक नहीं था। जो कुछ भी आवश्यक था वह एक निश्चित छत की ऊंचाई और एक पुली था। सबसे पहले आरोपी के हाथों को पीठ के पीछे बांध दिया गया। फिर उसे इस तरह से स्थिति में रखा गया कि उसे सीधे ऊपर की ओर खींचा जा सके। जब सब कुछ तैयार हो गया तो अब पूछताछ शुरू की गई और उसे कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। यदि वह अपनी बात नहीं कहता था तो आरोपी को पुली के माध्यम से ऊपर खींचा जाता था। इससे हाथ मुड़ गए और अपने वजन के कारण जो सब कुछ के खिलाफ था, हाथ इस हद तक मुड़ गए कि वे बाहर निकल गए। इससे आरोपी को अत्यधिक दर्द हुआ। खासकर अच्छे डॉक्टर तो थे ही नहीं। क्या उन्होंने उस चीज को फिर से सही किया? कैसे जीते थे? कंधे के दर्द के साथ हर बात पर डॉक्टर के पास जाते हैं। बेशक वे भी कभी न कभी ठीक हो ही जाते हैं। मुझे लगता है शरीर वहां टिक सकता है और कंधे, लेकिन किसी न किसी समय वे बाहर निकल जाते हैं। ताकत ये इतनी चरम थी कि वह बेहोश हो गया। बार बार उसे बैठने, पूछताछ करने और फाल खींचने के माध्यम से अंततः उसे एक कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। हाँ, कभी न कभी तुम बात करोगे क्योंकि तुम्हें इतनी पीड़ा हो रही है। कभी न कभी तुम बस यह कह दोगे या कुछ और कह दोगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एक ब्लॉक था जिसमें 2 छिद्र थे जो किसी को स्थिर करने के लिए बनाए गए थे। और बिल्कुल ऐसा ही था। पैर का ब्लॉक 2 भागों में बंटा हुआ था, एक ऊपरी और एक निचली सतह। प्रांगर की तरह, केवल यह कि यहाँ दोनों हाथों और सिर को नहीं डाला गया और इस प्रकार स्थिति में रखा गया। यहाँ केवल पैरों को ही खोखलों में डालना था और फिर उन्हें ऊपरी हिस्से के साथ फिक्स किया जाता था। इसके बाद साइड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया ताकि आरोपी खुद को भी मुक्त न कर सके। अब आरोपी की गति सीमित थी, जो लंबे समय तक बहुत असुविधाजनक हो गया, क्योंकि वह न तो बाईं ओर मुड़ सकता था और न ही दाईं ओर। इस चरण में यह संभव था कि आरोपी ने जैसा कि एक कबूलनामा दिया, लेकिन अगर यह सब बेकार था और किसी व्यक्ति से कबूल करने की उम्मीद करना बस निराशाजनक था, तो पूरे मामले में कुछ निश्चित तरीकों से मदद की जा सकती थी। पैरों के साथ क्या किया गया? पैर शरीर के सबसे संवेदनशील अंगों में से एक है ना? हाँ, मैं कहूंगा मैं कहीं भी किडजेल नहीं हूँ, लेकिन पैरों के तलवों पर हर इंसान किडजेल होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पैरों के तलवे पर किडजेल ना हो। यह पूरी तरह से सामान्य है कि हर कोई वहां किडजेल होता है। फिर उन्होंने क्या किया? क्या दर्द ने उसे जोड़ा? क्या उन्होंने ऐसा बकरा लाया? पैरों पर नमक, मैंने यह कभी सुना है। यूसेंड बकरी को पूरे समय पैरों पर चाटता है। इस खुजली के एहसास को और सहन नहीं कर पाते। उसे उदाहरण के लिए गुदगुदी की जा सकती थी, जो शुरुआत में हानिरहित लगती है, लेकिन यह घंटों तक बहुत दर्दनाक हो सकती है। या फिर किसी के पैरों के नीचे कोयले का एक बर्तन रखा जा सकता था।
ताकि तापमान को बढ़ाया जा सके और उसे दर्द और शायद अपने ही मांस की गंध के माध्यम से कबूल करने के लिए मजबूर किया जा सके। अपने मांस की गंध, किसी समय यह जलते हुए मांस की गंध में बदल जाती है। आपके पैर जल रहे होते हैं। उनके पास क्या था? वे कितने रचनात्मक, वे विचार, संसाधन, आइडिया सड़कों, शौचालयों, नालियों में लगाते। उन्होंने सोचा कि हम लोगों को कैसे अधिक से अधिक क्रूरता से पीड़ा दे सकते हैं। हम इंसान राक्षस हैं और हम हमेशा से राक्षस रहे हैं। यह है, इन चीजों को सुनना अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी है। किस तरह के लोग इसके लिए तैयार थे? 2001 लोगों को अतीत में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी, मैं इसे समझ नहीं पाता। एक अविश्वसनीय दुख, यातना, युद्ध। लोग कितनी पीड़ा और दुख सह चुके हैं जो कबूल करने की ओर नहीं ले गया। क्या फुटब्लॉक का एक और संस्करण था जिसमें केवल पैरों के लिए ही नहीं बल्कि हाथों के लिए भी 2 और कटआउट्स थे। आरोपी को एक अत्यंत असुविधाजनक स्थिति में रखा गया जो बाद में बहुत दर्दनाक हो सकती थी। वो एक और इस प्रकार कबूलनामा मजबूर किया गया। तेजी लाने के लिए पहले संस्करण की तरह विभिन्न रूपांतर थे। वहां तो बाईं ओर है, यहाँ तो कुछ खींचने वाले उपकरण या ऐसा कुछ है। ओह नहीं, इसके साथ क्या किया गया था? एक तेज सफलता की ओर ले जा सके। बदनामी का पत्थर। यह एक सजा थी जो ज्यादातर महिलाओं पर लागू होती थी। यह एक यातना की विधि कम थी और अधिक एक सम्मान की सजा थी। महिलाओं को इस सजा से मुख्य रूप से इसलिए दंडित किया जाता था जब वे दूसरों के बारे में अनुचित तरीके से टिप्पणी करती थीं। इसे लांछन लगाने के रूप में भी जाना जाता है। लांछन लगाना एक खास बदनामी का पत्थर था। एक खास पत्थर यानी लांछन लगाने के खिलाफ एक खास विधि। क्या खासकर कौन इसे साबित करना चाहता था? कितने लोग तब निर्दोष रूप से यातना दी गई, फांसी दी गई? क्योंकि ऐसा ही था। तब न्याय था लेकिन भ्रष्ट थे। हर कोई अपनी मर्जी से और अपने हितों के लिए काम करता था। आज भी यही स्थिति है, लेकिन आजकल लोग इस मामले में थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। अभी भी 100% न्याय नहीं है, लेकिन यह पहले से अधिक न्यायपूर्ण है। तब कितने लोग निर्दोष थे? लाल बालों वाली महिलाएं जादूगरनियां होने के कारण जलाई गईं। उनके पास बस लाल बाल थे। जिसे बदनामी का पत्थर कहा जाता था, वह एक श्रृंखला थी जिसमें एक वजन होता था। इसे फिर गले में डाला जाता था और गर्दन के क्षेत्र में बंद किया जाता था। भार के रूप में केवल पत्थरों का ही नहीं बल्कि लकड़ी के टुकड़ों का भी उपयोग किया जाता था। इन पत्थरों और लकड़ी के टुकड़ों का वजन न्याय द्वारा निर्धारित किया जाता था और यह 9 से 82 किलो के बीच भिन्न होता था। हाँ ठीक है, ये इस पर निर्भर करता है कि तुमने कितना लांछन लगाया है। अगर तुम एक सही बदनामी की बहन थी तो ये जल्दी ही 22 किलो तुम्हारे गले में हो जाते। यह पहले कुछ सेकंड में ही असहज होता है। 9 किलोग्राम पहले कुछ सेकंड में असर करता है। हाँ, यह सहनीय है, लेकिन अगर आप इसे कुछ घंटों तक सहें या कुछ दिनों तक तो यह वास्तव में असहज हो जाएगा। जब दोषी ने अपने गले में बोझ पहना होता था तो उसे शहर में घुमाया जाता था या किसी सार्वजनिक स्थान पर एक पायदान पर रखा जाता था। जिसे इस सजा से दंडित किया गया, उसने एक साथ अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान भी खो दिया। यदि कोई बाहरी व्यक्ति बाद में ऐसी सजा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के साथ संपर्क में आता है तो 2001 में उसे भी प्रतिष्ठा खोने का खतरा होता था। क्या बात है कि यह तो सच है। ऐसे ही कुछ हुआ। यह लोगों के लिए सिनेमा था उस समय। उस समय लोग सिनेमा नहीं जाते थे। लोग जगहों पर जाते थे और एक दूसरे को देखते थे। आजकल किसे यातना दी जाती है और फांसी दी जाती है। तो यह अभिजात वर्ग द्वारा एक विधि थी जिससे जनसंख्या को दबाए रखा जाए, शांत रखा जाए। लोग डर गए थे, भयभीत हो गए थे। कोई भी इस बदनामी के पत्थर के साथ खड़ा होना नहीं चाहता था। लोग खुद को दूर कर लेते थे। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें भी सजा न दी जाए। फिर उन्होंने आंशिक रूप से अपने सभी दोस्तों को खो दिया। सबने खुद को दूर कर लिया। वह उस समय का आतंक था, क्योंकि उस समय किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आना अनैतिक माना जाता था। तो जो इस सम्मान के आरण के साथ होता है, वह हर कोई उससे भी दूर हो जाता है, क्योंकि कोई भी उस व्यक्ति के साथ कुछ नहीं करना चाहता। तुम तो फिर भी निर्दोष हो। यह एक भयानक समय रहा है। जिस पर सजा लागू की गई थी, उसके बाद किसी के बारे में किसी से भी बदनामी करने का कोई अवसर नहीं बचा था। यह केवल डर और आतंक और शक्ति के बारे में है। डर। डुबकी कुर्सी भी एक प्रकार की सजा थी जो ज्यादातर बड़बड़ाने वाली महिलाओं पर लागू की जाती थी। उस समय लोगों का मानना था कि ऐसी सजा के माध्यम से महिलाओं को फिर से समझदारी की ओर लाया जा सकता है। सबसे पहले सजा दी जाने वाली महिला को एक कुर्सी पर बैठाकर बांध दिया गया और फिर उसे एक कुएं के ऊपर रखा गया। अगर यह पर्याप्त नहीं था और महिला ने और भी शिकायत की और ओड़ा ने हताशा में चिल्लाना शुरू कर दिया
तो अगले कदम में उसे पानी में डुबो दिया जाता था और उसे तब तक बाहर नहीं निकाला जाता था जब तक कि यह नहीं माना जाता था कि वह शांत हो गई है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे फिर से डुबो दिया जाता था। तो यहाँ शायद इसे किसी ऐसे योद्धा के प्रदर्शन में एक बार प्रदर्शित किया गया होगा। यहाँ उनका सिर डुबोया नहीं गया, ये निश्चित रूप से थोड़ा कठोर होता, लेकिन मुझे लगता है कि मध्यकाल में निश्चित रूप से सिर भी डुबोया जाता था और फिर आपको थोड़ा रोका जाता था, हाँ कुछ सेकंड के लिए, और कभी कभी आप सांस नहीं ले पाते, बस बार बार उन्होंने कुछ चीजें सोच रखी थी और यह सब दोहराया जाता रहा जब तक फिर से शांति स्थापित नहीं हो गई। इस प्रकार की सजा वर्षों के दौरान विकसित होती रही और बाद में यह संभव हो गया कि एक लीवर के माध्यम से डूबने की गहराई को नियंत्रित किया जा सके। पहले चरण में आरोपी को एक मेज पर बांध दिया गया और उसके बाद उसके ऊपर एक तख्ती रखी गई। अब उसने शर्मनाक पूछताछ शुरू की। हालांकि इस बारे में जो बात जानने योग्य है वह यह है कि यह केवल एक यातना की विधि नहीं थी जो यहाँ प्रचलित थी, इसे एक निष्पादन विधि के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। इसीलिए यदि आरोपी एक स्वीकारोक्ति के लिए तैयार नहीं था तो अब इस बोर्ड पर वजन रखने की प्रक्रिया शुरू की जाती थी। यातना फांसी से अलग है। फांसी उस व्यक्ति की होती है जो मरता है, यातना उसे तब तक दी जाए जब तक वह कुछ न कह दे, कोई भी स्वीकारोक्ति या कुछ ऐसा जो लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, अब वहां पर पत्थर रखे जा रहे हैं। फिर उन्होंने धीरे धीरे आरोपी के छाती पर दबाव बढ़ाया और इस प्रकार उसकी सांसें और अधिक छीन ली। यदि वह अंत तक अपनी बात नहीं कहता तो वजन इतना बढ़ाया ही जा सकता था कि छाती टूट जाए और फेफड़े कुचल जाएं। इससे सांस लेना असंभव हो गया और अंततः वह ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गया, या सीधे कहें तो वह दम घुटने से मर गया। शरीर शुरुआत में पहले पत्थर भी नहीं होते, लेकिन अगर उन पर घंटों तक सही वजन रखा जाए, किसी न किसी समय शरीर हार मान लेता है। यह शरीर के अंगों को काटने की सजा थी। इसमें यह सुनिश्चित किया जाना था कि सजा अपराध को दर्शाए ताकि कोई बाहरी व्यक्ति तुरंत पहचान सके कि उस व्यक्ति को किस अपराध के लिए दंडित किया गया। ठीक है, तो ऐसा किया गया, बिल्कुल। तो शायद हाथ काटना शायद चोरी के लिए था या ऐसा कुछ। दोस्तों देखेंगे, शुभकामनाएं देते हैं। शुभकामनाएं टीना, योहान्स और एमी को भेजी जा रही हैं। अगर तुम अगले वीडियो में भी सलाम करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और एक डीएम भेजो। मैं अब इसके लिए बहुत उत्सुक हूँ। इसलिए अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा भी उतनी ही गंभीर होती थी। इसमें दोषी को एक सार्वजनिक स्थान पर ले जाया गया जहां हर कोई देख सकता था कि उसे किस लिए और कैसे सजा दी जा रही है। छोटे चोरी के मामलों में उदाहरण के लिए अंगुलियों के हिस्से काट दिए जाते थे, जबकि गंभीर डकैती के मामलों में पूरी हाथ ही काट दी जाती थी। इससे न केवल शारीरिक सीमाएं आईं, जब भी दंडित व्यक्ति अपने कटे हुए अंग या मांस के टुकड़े को देखता तो उसे अपने अपराध की कठोरता की याद दिलाई जाती, और बाहरी लोगों के लिए भी यह तुरंत स्पष्ट था और उन्होंने ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क से बचा लिया। हाँ, खासकर यह सब बहुत अस्वच्छ था। चाकू पहले से कीटाणु रहित नहीं किए जाते थे या ऐसा कुछ, चीजें भी संक्रमित हो जाती थीं और इसी तरह यहाँ थोड़ी बदबू आनी चाहिए थी। ये अस्वच्छ था, ये बस एकदम आतंक था। मैं आज 2024 में जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और ये अद्भुत वीडियो, ये अद्भुत नहीं, हाँ, पर इंटरनेट पर ये वीडियो बनाने में सक्षम होना, ये शानदार है। धन्यवाद दोस्तों। बहुत ही यादृच्छिक समय, लेकिन मैं इतना चौंकित हूँ कि ये सब कुछ था। इससे वह सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो गया और उसके जीवन के अंत तक सजा के दिन से एक खुशहाल जीवन की संभावना नष्ट हो गई। शर्म का चिन्ह। शर्म का चिन्ह का अर्थ है शर्म को बाहर से प्रकट करना। शारीरिक दंड की तरह कलंक भी एक अपराध के लिए सार्वजनिक रूप से दिखाने का एक तरीका था, ताकि बाहरी लोग तुरंत जान सकें कि उस व्यक्ति ने किस प्रकार का अपराध किया है। चेहरे पर शायद एक मोटा जलने का निशान या ऐसा कुछ है। इस सोगिनंतन शांदमाल विभिन्न चीजें हो सकती थीं, जैसे कि चेहरे पर एक निशान, या तो अंगुलियां, हाथ या अन्य अंग काट दिए जाते थे, नाक, कान या जीभ काट दी जाती थी। लोगों को दागा जाता था, एक आंख निकाल ली जाती थी। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते थे। यातना देने वाले लोग होंगे जो यह सब दिन भर करते थे। लेकिन आज का कार्यक्रम कैसा है? हाँ, 20 लोगों के एक बार में अंगूठे काटना,
यह एक पागल समय था या अंधा कर दिया गया। निशान बनाने वाली त्वचा की चोटें और कटे हुए कान के लोब हल्की सजाएं थीं, जो अपेक्षाकृत सामान्य रूप से दी जाती थी। यदि किसी व्यक्ति पर ऐसा कलंक लगाया गया तो उसके लिए समाज में वापस लौटना लगभग असंभव हो जाता था, क्योंकि उस समय ऐसे दंड से ग्रस्त व्यक्तियों के साथ संपर्क करना चिंताजनक माना जाता था। जैसे हाँ, हर कोई जानता था उसने एक अपराध किया है, मैं उससे कुछ नहीं करना चाहता, स्व सुरक्षा के लिए है, ताकि खुद को कुछ ना हो और मुझे सजा ना मिले। यह वास्तव में एक विकृति है। तो तुम अब अच्छे नहीं दिखोगे, आकर्षक जैसे भी हो, तो क्या ये अब महत्वपूर्ण है? लेकिन तुम जानते हो मेरा क्या मतलब है। इसलिए यह शारीरिक दंड के मामले में भी ऐसा ही था। सजा के दिन से ही सामाजिक संपर्क भी नष्ट हो गए, जैसा कि अब अच्छी तरह से कल्पना की जा सकती थी। एक नई नौकरी पाना भी थोड़ा सा संभव नहीं था, और इस प्रकार इन लोगों में से ज्यादातर अधिकांश भाड़े के सैनिक, नाविक, छोटे व्यापारी बन गए, या फिर वे अपराधी बने रहे। इस यातना विधि में स्ट्रेच लीडर, स्ट्रेच बेंच का एक रूपांतर था। यातना के पीड़ित को पहले चरण में एक सीढ़ी पर बांधा गया, जो एक खड़ी स्थिति में थी। आरोपी के हाथ एक सीढ़ी पर बांध दिए गए, जबकि पैरों को एक रस्सी से बांधा गया, और यह एक विंडर से जुड़ा था। पूछताछ तब शुरू हुई जब वह तैयार था। यदि उसने अब बयान नहीं दिया, या सच नहीं कहा, या बस लगातार घुमाता रहा, तो उसे घुमाया जाता रहा। शुरुआत में आपके पास खेलने की जगह होती है। एक समय आता है जब आप खींच लिए जाते हैं और घुमाया जाता है, और यह जोड़ों उपास्थियों पर जाता है और उन्हें लंबा खींचा जाता है। तो यह है, ये भी अपरिवर्तनीय क्षतियां हैं जो तुम्हारे शरीर को मिलती हैं। तो तुम्हें अपने जीवन भर जोड़ों के दर्द का सामना करना पड़ेगा, और इसी तरह निश्चित रूप से यह थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन तो यह पागलपन है जो मानव शरीर के साथ वहां किया गया। अब एक हैंडल की मदद से विंड को थोड़ा चलाया गया है। इसमें शरीर को धीरे धीरे खींचा गया। शुरुआत में स्ट्रेच बेंच की तरह व्यक्ति मांसपेशियों की ताकत से इसका विरोध करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन जब भी उसे आगे घुमाया गया, यदि उसने वह नहीं कहा जो इंक्विजिटर सुनना चाहता था, तो शक्ति इतनी अधिक थी कि जोड़ों से बाहर निकलने लगते थे, और बाद में तंतुओं और मांसपेशियों के फटने का कारण बनते थे। जोड़ों का बाहर निकलना और फिर भी मांसपेशियों का फटना, ऐसा क्यों होता है? ऐसा पहले क्यों हुआ? क्यों इंसान होते हैं? क्यों लोग ऐसा करते हैं? अगले चरण में हड्डी को अलग किया गया, लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि स्वीकारोक्ति को अन्य तरीकों से भी हासिल करने के लिए कई विधियां थीं। उदाहरण के लिए, एक टार मशाल के साथ आरोपी से स्वीकारोक्ति को जलाकर निकाला जा सकता था। इस दौरान आरोपी के शरीर के किनारों पर एक जलती हुई टार मशाल रखी गई, जिससे उसे दर्दनाक जलने हुई, जबकि यातना सहने वाला एक असुरक्षित स्थिति में था और इंक्विजिटर की क्रूर कल्पनाओं के सामने था। चूहों की यातना का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि इस प्रकार की यातना कभी हुई थी, लेकिन यह फिर भी एक व्यापक रहस्य बनी हुई है। इसमें यातना दिए जाने वाले व्यक्ति को एक मेज पर लेटाकर बांध दिया जाता था। इसके बाद एक धातु का पिंजरा या एक बाल्टी जलती हुई कोयले और चूहों की आवश्यकता। चूहों को फिर एक कंटेनर में बंद किया गया और यातना के शिकार के पेट पर रखा गया। जब इंक्विजिटर ने अब आरोपी से पूछा और वह स्वीकारोक्ति नहीं करता था, तो उस कंटेनर पर गर्म कोयले रख दिए जाते थे। 2001 ओह नहीं, और चूहा तो वहां से बाहर निकलना चाहता है। ये गर्म हो रहा है, बहुत गर्म, ऊपर से लगातार गर्म होता जा रहा है। बोलो, जब ऊपर गर्मी होती है तो चूहा कहाँ जाता है? नीचे, और वह फिर अपनी त्वचा के माध्यम से खा जाता है। ऐसा विचार कैसे आया? ये तो काफी रचनात्मक है। ये विचार कैसे आया? मैं तो इस विचार पर भी नहीं आऊंगा। मैंने सोचा, ठीक है, तुम बस एक इंसान को भूखे चूहों के साथ एक कमरे में बंद कर दो और किसी समय चूहे उसे खाना शुरू कर देंगे। लेकिन यह तो और भी अधिक क्रूर है। इससे बाल्टी के अंदर का तापमान बढ़ गया, और चूंकि चूहे गर्मी से भागते हैं, इस मामले में केवल एक ही रास्ता था। उन्होंने आरोपी के शरीर से भागने के लिए पेट की दीवार को खुरच दिया। जानवरों द्वारा त्वचा की विभिन्न परतों को खरोंचने के कारण दर्द इतना अत्यधिक होना चाहिए था कि जिसे यातना दी जा रही थी वह बहुत जल्दी बेहोश हो गया होगा। हाँ, ये तो सबसे खराब में से एक है जो हमने सुना है। सब कुछ भयानक है, लेकिन यह मुझे एक नए स्तर पर चौंकाता है, क्योंकि यह इतना रचनात्मक है। ऐसे विचारों पर कौन आता है? एक बार गर्म करना, ताकि वे अनिवार्य रूप से पेट के माध्यम से बस खा और खरोंच सकें। यह यातना वास्तव में एक फांसी की विधि होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया के बाद यातना का शिकार मृत था।
हाँ बिल्कुल। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह वास्तव में अतीत में लागू किया गया था। मुझे उम्मीद नहीं है, मैं वास्तव में इसे चाहता हूँ। बस उम्मीद मत करो कि कभी किसी इंसान को यह सहन करना पड़ा हो। नस्लें जो तुम्हारी पेट की दीवार के माध्यम से सिर को दबाने वाली हैं। यह उपकरण धातु बना था और आज के स्क्रू वाइस के समान संरचना में था। यहाँ कोई सामग्री नहीं फंसाई जाती, बल्कि एक यातना देने वाले का सिर फंसाया जाता है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह केवल एक यातना विधि नहीं थी, बल्कि साथ ही एक निष्पादन का तरीका भी था। उपकरण के ऊपरी भाग में एक आटेला थी, जिसमें यहाँ पर आरोपी का खोपड़ी अपनी सही जगह पर पाई। यह उपकरण एक मेज पर स्थापित किया गया था और फिर सिर को इस तरह से स्थिति में रखा गया कि ठोड़ी मेज पर थी और सिर की प्रेस का प्लेट इस हद तक नीचे घुमाया गया कि आरोपी का खोपड़ी स्थिति में रखा गया। लगातार नीचे दबाया जा रहा है। दर्द, तुम और बात नहीं कर सकते, तुम मेरा स्वीकारोक्ति नहीं कर सकते, तुम शायद एक पहचान दे सकते हो। और जब तुमने अपना पहचान चिन्ह दिया और फिर भी नहीं बोले, तो यह बहुत जल्दी फिर से नीचे चला गया। जब तक तुमने नहीं बोला, अंत में जब तक खोपड़ी निश्चित रूप से टूट नहीं जाती, तुम्हारा जबड़ा पहले टूटता है। खोपड़ी की छत बहुत मजबूत होती है, उसे टूटने में समय लगता है। तो जब पूछताछ शुरू हुई और आरोपी अपेक्षा के विपरीत बयान देने के लिए तैयार नहीं था, तो क्रैंक को घुमाया गया और इस प्रकार धीरे धीरे खोपड़ी पर दबाव बढ़ाया गया। यह यातना विधि केवल दर्द के कारण ही भयानक नहीं थी। यातना सहने वाला यौसंध पूरी प्रक्रिया के दौरान मृत्यु के भय का अनुभव करता था, लेकिन यदि वह फिर भी स्वीकारोक्ति के लिए तैयार नहीं था, तो यह सब इतना बढ़ सकता था कि उसे लगातार घुमाया जाता रहा, जब तक कि अंततः खोपड़ी टूट नहीं जाती और आरोपी अपनी जान नहीं खो देता। मुझे यह जानने में रुचि है, भले ही सभी यातना विधियां भयानक रही हों, कि तुम्हें कौन सी यातना विधि सबसे भयानक लगी। हाँ, ये भी मुझे जानने में दिलचस्पी है। तो मुझे चूहों की यातना के बारे में कुछ ऐसा लगा जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। कृपया टिप्पणियों में लिखें कि आप इन सभी विधियों में से कौन सी सबसे भयानक लगी। इसे कृपया टिप्पणियों में लिखें। हाँ, इस वीडियो के लिए यही सब कुछ था। विवरण में वीडियो है। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं अभी चौंका हुआ हूँ। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है और 2 वीडियो है। कल नए वीडियो के लिए मिलते हैं।